सभी आदमी को प्रणाम। आज का विषय है भारत के सुरक्षा हेतु भविष्य की योजना। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आखिर चाइना का मंशा क्या है। चाइना यहाँ दिखाता है लद्दाख में कि वो यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय कर रहा है या यहाँ पर वो विवाद कर रहा है, लेकिन चाइना का असली मकसद जो है वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ये सब में है। और यहीं पर वो चाइना जो है हेवी वार करेगा। चाइना इसमें अभी जो है फाइटर प्लेन का जो है महत्व हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फाइटर प्लेन से यदि हम हमला भी करते हैं तो चाइना का जो घनी आबादी है वहाँ तक फाइटर प्लेन हमला करके वापस नहीं आ सकता है। तो हम तो तिब्बत पर ही हमला करेंगे या तो मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे। तो चाइना का, तिब्बत के लोग तो हमारे ही हैं, तो चाइना का हम बहुत ज़्यादा क्षति नहीं कर सकते हैं। फाइटर प्लेन का ज़्यादा उपयोग हो जाएगा डिफेंस में, चाहे यहाँ भी हो या यहाँ हो, डिफेंस में चाइना फाइटर प्लेन का होगा। दूसरा है कि अभी जो हम MMRCA डील जो 2 में कर रहे हैं उसमें हमारे 2 कंपटीटर है। एक तो है रफाल, F-18 सुपर हॉर्नेट। तो चूंकि इस एरिया में, हिंद महासागर में, हमको अमेरिका के साथ मिलके चाइना को काउंटर करना है, इसलिए हमको F-18 हॉर्नेट ज़्यादा बेहतर लगता है। और F-18 हॉर्नेट हमको जल्द से जल्द मिल भी जाएगा, क्योंकि फ्रांस से यदि हम लेते हैं रफाल तो वो ज़्यादा समय लगेगा और हमारा एयर का क्राफ्ट जो है रेडी है। तो उस स्थिति में हमको F-18 हॉर्नेट लेकर के ही काम चलाना होगा, जो 26 की मात्रा में हो या जितना हमारे नेवी को ज़रूरत है उतना ले लेना चाहिए। नंबर दूसरा में आता है रफाल की ही संख्या इसलिए बढ़ा दिया जाए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चूँकि रफाल का जो यहाँ रख रखाव या उसका जो है सारा चीज़ सेट है, तो उस स्थिति में हमको रफाल का ही यदि संख्या 36 और बढ़ा लेते हैं या जितना संख्या हो बढ़ा लेते हैं तो वो बेहतर है। नंबर तीसरा में आता है कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जरूरत है भारत को। ऐसे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन रहना चाहिए। तो उस स्थिति में यदि अमेरिका वर्टिकल लैंडिंग F-35 जो टाइप B या C का आता है वो यदि दे देता है तो ठीक है, नहीं तो रसिया का जो है, रसिया का Su-57, रसिया का Su-57 जो है मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो 18 विमान हम ले सकते हैं और वो चाइना नहीं लेगा हर हाल। इसलिए रसिया का Su-57 नहीं लेगा चाइना, क्योंकि यदि चाइना Su-57 लेता है इसका मतलब रसिया का सभी को विश्व में पता चल जाएगा कि चाइना का J-20 जो है वो स्टेल्थी विमान नहीं है। तो चाइना हर हाल में Su-57 नहीं लेगा। तो इसी विमान पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। ऐसे एयरक्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादा संख्या में ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या में ज़रूरत है हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर जो है अपाचे हो या चिनूक हो, इसकी संख्या यदि 1000 या हमारा खुद का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर हो, 1000 हेलीकॉप्टर यदि सपोर्ट करता हो पीछे से आर्मी को, थल सेना को, तो युद्ध का जो है टोटल नक्शा बदल जाएगा। और जितना टैंक है अभी मौजूद भारत में, तो उसकी संख्या लगभग ठीक ठाक है। टैंक का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है। टैंक का महत्व, पहला बात तो यहाँ लद्दाख में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी पहाड़ी एरिया है तो वहाँ भी टैंक काम नहीं करेगा। टैंक जो भी काम करेगा वो पाकिस्तान में। और टैंक का भविष्य जो है बहुत अच्छा, उज्जवल इसलिए नहीं है कि अब जो है युद्ध का प्रगति तो सब कर रहा है देश, तो युद्ध में जो है अब टैंक में तो 3 आदमी अंदर में क्रू मेंबर रहता है
और ट्रेन का स्पीड 50 से 60 किलोमीटर रहता है, उसको तो किसी चीज़ से भी मार के ख़त्म किया जा सकता है। और 3 आदमी का एक टैंक ख़त्म होने का मतलब, एक टैंक नष्ट करने का मतलब 3 क्रू मेंबर का जान जाना, और साथ साथ जो है टैंक में जो है, टैंक खरीदने में बहुत सारा, उतना में तो हेलीकॉप्टर हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर का संख्या यदि 1000 हो जाता हो, चाहे वो अपाची हो, चिनूक तो खैर सामान ढोने के लिए है, चिनूक की भी संख्या होना चाहिए, हमारा LCH जो है उसका भी संख्या होना चाहिए। तो हेलीकॉप्टर की संख्या जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें जो मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल की संख्या लगा हुआ रहे, तो वो ज़्यादा करके थल सेना को मजबूती प्रदान करेगा। फाइटर प्लेन से युद्ध कभी भी जीता नहीं जा सकता है। फाइटर प्लेन जो है युद्ध का जो है वो किसी देश को हानि पहुंचा सकता है। हम चाइना को कितना हानि पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान को, तो हम चाइना को बहुत ज़्यादा, यहाँ चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर तिब्बत में है नहीं। चाइना का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी पुल वगैरह है, जो भी चीज़ है, वो चीज़ है उसका उत्तरी क्षेत्र में, और वहाँ तक फाइटर प्लेन जा करके हमला करके वापस आना संभव नहीं है। दूसरी बात, हम जब गांव घर में हम लोग देखते थे कि जब हम लोग बचपन में खेलने जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम लोग जब आम पका हुआ देखते थे तो हम लोग एक डंडा उठा के मार देते थे। 10 बार मारे तो कभी आम गिरता था, कभी आम नहीं भी गिरता था। तो हम लोग कहते थे कि आए आम न त जाए झठा। तो कहने का मतलब कि हम ऐसा चीज से आक्रमण करें जो यदि फायदा नहीं भी पहुंचा सका तो हमारा घाटा बहुत कम हो। तो कम से कम 10 लाख यदि ड्रोन होता है, छोटा ड्रोन 10 लाख, और 10 लाख ड्रोन यदि यहाँ पर छोटा छोटा जो है सुसाइडल ड्रोन होता है, जो 10-50 किलोमीटर अंदर, 100 किलोमीटर अंदर, जिसमें सभी रेंज का होना चाहिए, जो हमारे एक ड्रोन बनाया भी जा रहा है, तो उस स्थिति में ड्रोन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा दोनों जगह लड़ाई को जीतने में। और ड्रोन यदि हानि भी होता है तो ड्रोन का कितना कीमत, 2 लाख रुपया कीमत आएगा, 3 लाख रुपया कीमत आएगा ड्रोन का। तो सस्ता ड्रोन यदि ज़्यादा संख्या में बना लिया जाता है तो आर्मी को सामना सामनी जो है लड़ने का मौका कम मिलेगा, ड्रोन से ही ज़्यादा लड़ाई होगा। हम अपने तेजस फाइटर प्लेन, एक तो है कि हम बहुत अच्छा फाइटर प्लेन खरीदें, स्टेल्थी खरीदें। दूसरा है कि हम अपने ही फाइटर प्लेन का संख्या बढ़ा लें। फाइटर प्लेन कभी भी ये नहीं रखता है कि उसकी ऊंचाई क्या है, उसमें इंजन कौन सा लगा है, उसका विंग कितना है, उसमें कितना वो सामान ढोता है। फाइटर प्लेन का जो है मतलब होता है उसका रडार, उसका जो है मिसाइल उसमें जो लगा हुआ है वो कितना दूरी तक हमला करता है, कितना घातक है, उसमें स्टेल्थ टेक्निक, उसका जो हाइट है वो कितना ऊंचाई तक उड़ता है, और उसका स्पीड। तो हम तो तेजस जो है हमारा सभी लेवल, तेजस की ही संख्या यदि हम बढ़ा लेते हैं प्रोडक्शन का, तो हमारा फाइटर प्लेन दूसरे देश से खरीदना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद तो 10 साल के बाद तो लगभग फाइटर प्लेन भारत के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाएगा। दूसरा बात है कि जो परंपरागत लड़ाई है हम उससे हटके क्यों न सोचें। अब लाठी से लड़ रहा है लोग, फाइटर प्लेन से लड़ रहा है, हेलीकॉप्टर से लड़ रहा है, मिसाइल से लड़ रहा है, तो हम एक्स्ट्रा सोचेंगे मतलब हम कोई एक्स्ट्रा चीज तो बना सकते हैं। अभी तक कोई भी देश 2 मैक या 2.5 मैक से ज़्यादा स्पीड का कोई भी फाइटर प्लेन नहीं बना पाया। हम यदि 3 मैक या 4 मैक का फाइटर प्लेन बना लेते हैं तो वो भी स्टेल्थी ना भी हो, तब भी तो कोई भी मिसाइल उसको मार गिरा पाना हमको नहीं लगता है कि संभव है किसी भी फाइटर प्लेन को। दूसरा,
कोई भी फाइटर प्लेन वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता है, लगभग 60,000 फीट या 65,000 फीट ऊंचाई तक जाता है। यदि हम उसमें सिर्फ जेट इंजन के द्वारा यदि ऊंचाई प्राप्त करें तो वो 70,000 80,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त नहीं करेगा, और उसमें एक रॉकेट इंजन भी साइड से जोड़ दें तो हमारा ऊंचाई 100 किलोमीटर तक जा सकता है। जो पहले तो जेट इंजन ऊपर ले जाएगा, उसके बाद वहां से रॉकेट इंजन काम करेगा जो बहुत हाइट पर जाके किसी देश में बहुत दूरी तक जा करके, उसमें तो ईंधन का भी जरूरत नहीं है। जो चाइना के उत्तरी क्षेत्र में बम गिरा करके फिर रॉकेट इंजन से के द्वारा जो है वापस आकर के, और रॉकेट के इंजन का जो लगा हुआ सब पार्ट है उसको हम गिरा देंगे, गिरा करके फिर जेट इंजन द्वारा जो है हम इंडिया में वापस आ जाएंगे। तो भारत को यदि जेट इंजन उसमें है तो उसमें नीचे से रॉकेट इंजन भी जोड़ के किया जा सकता। तीसरा क्या है कि जब हम हमारा जो PSLV है, जो हम रडार, जो हम अथी को सैटेलाइट को जो भारत लॉन्च किया था, 101 सैटेलाइट को आप अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए। 101 सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो क्या आप 200 बम गिराने के लिए आप नहीं सक्षम हैं रॉकेट इंजन से? उसमें 200 बम जो किसी भी देश पर ऊपर से जा करके 200 बम जो है वो गिरा दे तो वो ज़्यादा काम का चीज़ है। जबकि यदि हम बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल खर्चा ज़्यादा है। हम बैलिस्टिक मिसाइल जो है दक्षिण भारत से चाइना पर गिराते हैं, उसका ट्रैक भी किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ जो है वो उसे काउंटर भी किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल यदि हम 100 छोड़ते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है लगभग 80% बैलिस्टिक मिसाइल को रोका जा सकता है ट्रैक करके। अब जो है बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, रडार और जो है डिफेंस जो है S-400 डिफेंस सिस्टम या बहुत चीज़ से जो है रोका जा सकता है। लेकिन यदि हम क्रूज मिसाइल को यदि हम लद्दाख से छोड़ते हैं तो हर हाल में क्रूज मिसाइल तिब्बत से आगे नहीं बढ़ेगा। तिब्बत के ही क्षेत्र में जो PLA का जो है चाइना का जो सैनिक अड्डा है वो वहीं पर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अरुणाचल प्रदेश से 2000 किलोमीटर तक में यदि क्रूज मिसाइल का ही रेंज बढ़ा लेते हैं तो क्रूज मिसाइल जो है तो नीचे से उड़ेगा, उसकी गति हाइपरसोनिक होगी। लगभग 90% हाइपरसोनिक मिसाइल को चाइना नहीं रोक पाएगा। और यदि अरुणाचल प्रदेश से हम पूर्वी भारत से यदि हम छोड़ते हैं तो हमको ज़्यादा दूरी तय करना नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा दूरी तय करना नहीं पड़ेगा तो हमको ईंधन भी उसमें कम खर्च होगा। हम दक्षिण भारत से जो है वो मिसाइल छोड़ते हैं तो वो मिसाइल में ज़्यादा ईंधन ले जाएगा और वो जा करके गिरेगा भी तो क्षति किया कम, और खर्च मेरा एक जो है मिसाइल का खर्च बहुत ज़्यादा आता है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हम छोड़ेंगे, एक बैलिस्टिक मिसाइल का बहुत ज़्यादा कीमत है, और जाके कितना क्षति किया तो पता चला कि क्षति उतना नहीं कर पाया, खर्च मेरा ज़्यादा हो गया। तो हम रसिया से यदि 100 किंजल मिसाइल खरीद लेते हैं जिसका रेंज 2000 किलोमीटर तक है, तो यदि उसमें 50 किंजल मिसाइल पर भी हम यदि वारहेड लगा देते हैं परमाणु बम का, तो मेरा 50 परमाणु बम यदि कभी ज़रूरत पड़ा छोड़ने का किसी भी देश पर, चाहे वो पाकिस्तान पर हो चाहे वो चाइना में हो, तो 50 में से 40 परमाणु बम जरूर हिट कर जाएगा। लेकिन यदि हम परमाणु बम बैलिस्टिक मिसाइल से छोड़ते हैं तो उसमें 80% 90% परमाणु बम जो है वो रोका जा सकता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया जाएगा या उसको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में
क्रूज मिसाइल का ही दूरी जो है ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, 2000 किलोमीटर तक पर ध्यान देना चाहिए क्रूज मिसाइल पर। तीसरा जो है हमारा जो हिंद महासागर, वास्तव में लड़ाई होने वाला है हिंद महासागर में, यहाँ तो सिर्फ डिफेंस करना है। हिंद महासागर में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, मान लीजिए कि जो अभी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यदि 10 साल 12 साल में रिटायर होता है तो हम तत्काल तो ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करने में तो ही पूरा पैसा थोड़े लगेगा। तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक तो 2-4 साल में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाए 5 साल के अंदर, और यदि 10 साल बाद या 12 साल बाद या 15 साल बाद मेरा रिटायर करने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसको भी बनाना हम शुरू कर दे पहले, ताकि जब रिटायर करे उससे 2 साल पहले से मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर रेडी रहना चाहिए। हर हाल में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हिंद महासागर में रहना जरूरी है चाइना को काउंटर करने के लिए। और पनडुब्बी का महत्व बहुत ज़्यादा है हिंद महासागर में, पनडुब्बी का संख्या बढ़ाना है। इन्हीं सब बात को आगे ध्यान में रखते हुए और अभी तत्काल MMRCA डील में जो है F-18 सुपर हॉर्नेट लेना हमारे हिसाब से ज़रूरी लग रहा है। राफाल का ही, चूँकि उसका जो है असेंबली लाइन भारत में है तो राफाल का ही संख्या बढ़ा लेते हैं, तो फिर से नया फाइटर प्लेन जो है लेना और उसका असेंबली लाइन बढ़ाना। ये F-15EX हम यदि लेते हैं अमेरिका से तो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा फाइटर प्लेन लेना उचित नहीं है। अमेरिका जो है ना वो फूफा है, फूफा मतलब फूफा, हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी शादी में फूफा ज़्यादा रुसे हुए रहते हैं। अमेरिका वही हाल है, अमेरिका कब रूस जाएगा कब रूठ जाएगा पता नहीं। तो अमेरिका से सिर्फ जो है F-18 सुपर हॉर्नेट लेना, चूँकि हिंद महासागर में अमेरिका के साथ ही काउंटर करना है। तो F-18 राफाल का जो है असेंबली लाइन इंडिया में है तो राफाल का ही संख्या बढ़ा ले। नहीं होता है उससे सस्ता है MiG-35 भी बेहतर है, और रसिया चूँकि सस्ता में दे रहा है और MiG का असेंबली लाइन भारत में है, MiG हम खरीद ले। Su-57 जरूरी है यदि F-35 नहीं देता है तो उस स्थिति में हम रसिया से Su-57 रहेगा, विमान रहना चाहिए, एक नाम के लिए भी जरूरत उपयोग हो या ना हो, लेकिन Su-57 रहना चाहिए। तो Su-57 18 के ही संख्या में खरीदा जाए, लेकिन खरीदाना चाहिए। MiG-35 में जो है ये भी हो सकता है किंजल मिसाइल लगा कर दे दें, तो रसिया से MiG-35 भी बहुत सस्ता में मिल रहा है, वो भी खरीद सकते हैं। F-18 बहुत सस्ता है राफाल से, और उसका विंग चूँकि फोल्डेबल है तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी सब के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, सबका भला।